आज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार की दो बड़ी बैठक की। पहली बैठक सुबह हुई जिसमें यूपी सरकार के मंत्रियों को बुलाया गया। उपचुनाव के लिए 16 मंत्रियों की टीम भी तैयार की गई जिसको खुद योगी आदित्यनाथ लीड करेंगे। और इसके बाद योगी ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। रात 8 बजे कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस संबंधित मंत्रालय की मीटिंग हुई। दोनों मीटिंग्स के बीच योगी ने 25 अलग अलग शिष्टाचार बैठक की जिसमें अयोध्या जिले के मौजूदा विधायक हैं, यूपी के अलग अलग जगहों के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सदस्य, बीजेपी के अलग अलग जिला अध्यक्ष, गोरखपुर के प्रधान संघ से भी मुलाकात हुई है। मीटिंग की ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी है और जो लोग संगठन बनाम सरकार की थ्योरी को चला रहे हैं वो अब ये समझ लें कि संगठन भी योगी खुद ही देख रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव की कमान भी योगी ने अपने हाथों में ले ली है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। न केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, न ब्रिजेश पाठक का नाम है, न कोई ऐसा नाम है जो कंट्रोल लाइन को डाइवर्ट कर सके। ये उपचुनाव के लिए योगी की टीम है। 10 सीटों के उपचुनाव के लिए 16 मंत्रियों की टीम तैयार की गई है। यूपी में हर दिन एक नई थ्योरी, एक नई सियासी कहानी, एक नई रणनीति शुरू होती है। बात कहीं से भी शुरू हो, आकर योगी आदित्यनाथ पर पहुंच जाती है। इसलिए इस बार योगी ने खुद बात शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, उपचुनाव का शंखनाद हो गया है। उसके बाद 27 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर यूपी बीजेपी पर पड़ रहा है। मंथन, चिंतन और आक्रोश दिख रहा है। उपचुनाव का जो नतीजा होगा उसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए था। यूपी का उपचुनाव सीधे सीधे योगी और अखिलेश के बीच में होगा। नतीजा जैसा भी होगा, जीत हार जो भी हो, इंपैक्ट सबसे पहले और सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ पर ही पड़ेगा। यह योगी को भी अच्छी तरह से पता है। नतीजे की जिम्मेदारी योगी की होगी, इसलिए टीम भी योगी ने चुनी है और टारगेट भी फिक्स किया है। उपचुनाव की 10 सीटों में सबसे मुश्किल करहल और कुंदरकी हैं और जीतने के लिहाज से सबसे अहम है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर का नाम आएगा तो सबसे पहले अयोध्या लोकसभा चुनाव और राम मंदिर का जिक्र होगा। अखिलेश के साथ अवधेश प्रसाद नजर आएंगे। राहुल गांधी की यह फोटो, यह वीडियो दिखाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। विपक्ष ने अयोध्या को मुद्दा बनाया और अखिलेश यादव ने यूपी राजनीति का नया चेहरा अवधेश प्रसाद को बना दिया। राम मंदिर से मिल्कीपुर की दूरी 38 किलोमीटर है। फैजाबाद लोकसभा या अयोध्या सीट बोलें तो इस सीट में मिल्कीपुर विधानसभा सीट आती है। अखिलेश यादव 27 का दांव अवधेश प्रसाद पर लगा रहे हैं। अगर बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगानी है, अगर समाजवादी पार्टी को तीसरी बार हराना है तो अखिलेश यादव को अयोध्या राजनीति को रोकना होगा। यह होगा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से। अयोध्या जीतने से पहले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे। अब मिल्कीपुर में सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा में हार मिली। इसी में अयोध्या जिला आता है। अयोध्या विधानसभा सीट आती है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा हार को विपक्ष ने सीधे राम मंदिर से जोड़ दिया। भगवान श्री राम ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, यह लाइन शुरू हो गई। राम लहर रोक दी गई, ऐसे बयान भी दिए गए। 24 का रण पूरा हुआ, अब 27 का संग्राम है, जिसके लिए फिर अयोध्या पर निगाहें हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी योगी ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह को दी है। सूर्य प्रताप शाही जाति के भूमियार हैं, मयंकेश्वर शरण सिंह राजपूत नेता हैं। मिल्कीपुर के लिए योगी आदित्यनाथ ने बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई है। मिल्कीपुर में जिस आंकड़े को अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहे हैं, योगी उसको कमजोरी बनाने की तैयारी में है। मिल्कीपुर में यादव 55,000 हैं, पासी भी 55,000 हैं और मुस्लिम हैं 30,000, यानी टोटल 1,40,000। इस कैलकुलेशन पर अखिलेश यादव को जीत दिखती है। चुनाव से पहले बहुत कुछ दिखाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकलता है। एक फॉर्मूले पर बीजेपी भी काम कर रही है। ब्राह्मण 60,000, ठाकुर 25,000, कोरी 20,000, चौरसिया 18,000, वैश्य 12,000,
पाल 7,000, मौर्य 5,000, अन्य 28,000, टोटल 2 लाख। इस कैलकुलेशन पर बीजेपी रणनीति बना रही है। ऐसा नहीं है कि मिल्कीपुर विधानसभा बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि 2017 में बड़े मार्जिन से जीती थी। 2022 में वोट शेयर और बढ़ा था, लेकिन बीएसपी के कमजोर होने का फायदा सीधे समाजवादी पार्टी को मिला। मिल्कीपुर में कुल वोटर्स 3.5 लाख से ऊपर हैं, जिनमें सिर्फ दलित वोटर्स लाख के करीब। दलित में भी पासी 55,000 हैं और अवधेश प्रसाद पासी जाति से आते हैं। पहले पासी वोट की बदौलत जीतते थे। लोकसभा चुनाव में दलित वोट के अकेले हकदार बन गए थे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में बहुत फर्क होता है। इस बार लड़ाई भी अलग होगी। मिल्कीपुर में दलित वोट की फाइट समाजवादी पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में होगी। जितना वोट बंटेगा, जीत उतनी बीजेपी के करीब आएगी। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव से मिल्कीपुर में बीजेपी का वोट ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि सपा का अप डाउन वाला सिस्टम है। यही हाल बीएसपी का है। 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 32,972 वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 73,803, बीएसपी को 39,566 वोट मिले। 2017 में बीजेपी का वोट जबरदस्त बढ़ा, 86,960 वोट मिले। सपा का वोट डाउन हुआ, 58,684 पर पहुंचा। बीएसपी का वोट थोड़ा बढ़ा और 46,027 पर पहुंच गया। 2022 में बीजेपी का वोट बढ़ा और 90,567 पर पहुंच गया। समाजवादी पार्टी को 1,03,905 वोट मिले। बीएसपी का वोट शेयर गिरा और 14,427 पर पहुंच गया। यानी बीएसपी का गिरना, सपा का उठना, बीएसपी का उठना और सपा का गिरना। मिल्कीपुर बीएसपी का गढ़ हुआ करता था। मायावती को अपना वोट बैंक वापस चाहिए। अयोध्या जिले में बीकापुर विधानसभा आती है, मिल्कीपुर विधानसभा से लगी हुई है। उपचुनाव से पहले यह मुलाकात काफी कुछ कहती है। मिल्कीपुर में जीतने की जिम्मेदारी आसपास के हर विधायक की भी है। ये जीत योगी को हर हाल में चाहिए। मिल्कीपुर में भगवा लहराया तो अयोध्या वाला नैरेटिव बंद हो जाएगा। अखिलेश यादव को 27 में फिर से नई पॉलिसी पर काम करना होगा और यही योगी चाहते हैं। चुनाव में 10 जो उपचुनाव होने वाले जो है, वहाँ पर सभी मंत्रियों को कहीं 2 मंत्री कहीं 4 मंत्री ऐसे लगाए हुए हैं। मैंने कि वहाँ के विशेष जा कर के देखें वहाँ की क्या आवश्यकता है या और क्षेत्र में कैसे हो सकता है। अभी तो चुनाव में टाइम है, लेकिन मैंने वहाँ पर हम लोग देखना है। तो जैसे आप लोग इलाके से होके भी आए हैं, अपनी रिपोर्ट आपने दी होगी, तो क्या बताया ज़्यादातर मंत्रियों ने कि अगर जीत हासिल करना है तो क्या करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस तरह के नतीजे नहीं आए जैसा बीजेपी उम्मीद कर रही है। देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग हैं। और लोकसभा में जो एक तरफ भ्रम फैलाया गया आरक्षण का और संविधान का, तो ये उसके बाद खटाखट लाखों रुपया पहुंचेगा, इतना होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये सच्चाई सामने है, जनता के सामने, इसलिए विधानसभा हम लोग जीतेंगे और 10 को 10 जीतेंगे। तो क्या जैसे ये कहा गया कि मंत्री रात्रि विश्राम करें वहाँ पे 2 दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ के जाके परिस्थितियों को देखना है और मैंने हम लोग को चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है वहाँ पर करना है। चुनाव जीतना टारगेट है। ये टारगेट खुद योगी ने दिया है। एक एक सीट की रिपोर्ट खुद योगी ले रहे हैं, पॉइंटर्स भी तैयार कर रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें करहल, मिल्कीपुर, कटहेरी, सीसामऊ, कुंदरकी, 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। खैर, गाजियाबाद और फूलपुर 3 सीटें बीजेपी के पास। निषाद पार्टी के पास मंझवा थी और आरएलडी के पास मीरापुर। इंडी के पास 5 और एनडीए के पास भी 5। लेकिन इस बार आंकड़ा बदलेगा। उपचुनाव का नतीजा गठबंधन का, नेता का और नेतृत्व का फैसला करेगा। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, मायावती तक हर किसी की नजर इसी चुनाव पर टिकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये कमजोर पड़ गए हैं। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती थी। योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल उठाए गए, कई थ्योरीज बनाई गई, कई दावे किए गए। उपचुनाव में कौन लीड करेगा, इस पर सस्पेंस बनाया गया।
लेकिन जवाब एक ही मिला, योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के विधायक और सहयोगी पार्टी हर किसी को मैसेज क्लियर है। हमारी भूमिका इस उपचुनाव में जो भी तय की जाएगी, हम उस भूमिका में खड़े होकर के हमारा जो सहयोग होगा, हम एनडीए के जो भी उम्मीदवार आएंगे उनके साथ खड़ा होकर के उनको जिताने का काम करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि 10 की 10 सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर के उस अभियान को सफल करेंगे। विरोधियों के हौसले को हम परास्त करेंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूँ। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सिर्फ फटौवल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं ताकि सत्ता की बंदरबाट कर सकें। वो सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको सत्ता मिल नहीं रही है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। उपचुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, कैसे वोट पाना है, योगी ने पूरा प्लान डिटेल में बताया है। डाउट की कोई गुंजाइश अब नहीं छोड़ी है। उपचुनाव की हर सीट की जिम्मेदारी मंत्री को दी गई। हर मंत्री हफ्ते में 2 रात उपचुनाव सीट पर बिताएगा। मंत्री स्थानीय नेता के साथ काम करेंगे, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे, बूथ लेवल संपर्क मजबूत करना होगा, पन्ना प्रबंधक को सुनना होगा और जनता की समस्याओं का समाधान भी करना होगा। 10 सीटों में योगी आदित्यनाथ को 10 जीतनी है। 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की सीट्स के प्रभारी मंत्रियों को हफ्ते की 2 रात क्षेत्र में बिताने को कहा। साथ में सभी मंत्रियों से कहा कि वो कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख को एक्टिव करें और अभी से फील्ड में भेजें। मंत्रियों से ये भी कहा कि अपनी अपनी सीट का खास ध्यान रखें, जनता से संवाद करें, कार्यकर्ताओं से संवाद करें और किसी को किसी तरह की दिक्कतों का वहां सामना ना करना पड़े। 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव की पूरी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी है। ये उपचुनाव योगी के लिए सबसे टफ फाइट है, क्योंकि इसमें ऐसी सीटें हैं जो एक अरसे से बीजेपी जीत नहीं सकी। करहल विधानसभा सीट बीजेपी आज तक नहीं जीती। यहाँ पर यादव वोटर 1.25 लाख हैं जो सपा को एकमुश्त वोट डालते हैं। कुंदरकी विधानसभा सीट बीजेपी सिर्फ एक बार जीत सकी। 1993 में बीजेपी को यहाँ पर जीत मिल सकी थी। कुंदरकी विधानसभा में 65% मुस्लिम वोटर्स हैं। कटहरी विधानसभा सीट से बीजेपी को 1991 में जीत मिली थी। इसके बाद यहाँ कभी नहीं जीत पाए। यहाँ पर दलित वोट निर्णायक होता है। सीसामऊ विधानसभा सीट बीजेपी 1996 के बाद जीत नहीं पाई। यहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक है। 5 सीटें जो बीजेपी 2022 में हारी थी, उनको जीतना तब भी उतना ही मुश्किल था। इतिहास, जातीय समीकरण बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी ये सीट हार गई तो इतिहास नहीं बताया जाएगा। योगी के भविष्य पर सवाल जरूर उठाए जाएंगे, इसलिए इन 5 सीटों की हिस्ट्री बदलनी जरूरी है। ये जो 10 सीट हैं जिसमें 5 समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जीती थी, ये इन पे कैसे चुनाव लड़ा जाए? सारे लोगों ने जो बताया बता दिया ना, जिस तरीके पिछली बार हम लोगों ने आजमगढ़ रामपुर जीता था, वैसे ये 10 सीट हम लोग जीतेंगे। तो पिछली बार से तो अब हालात बदल गए। जब आपने पिछली बार बाई इलेक्शन में गए थे तब बड़ी जीत हासिल हुई थी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। बाकी सारे इलेक्शंस बीजेपी जीतती हुई आ रही थी। इस बार स्थितियां फर्क हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसी उम्मीद की जा रही थी। नहीं, बीजेपी परफॉर्म तो ठीक थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि कोई आदमी एक लंबे झूठ का कार्ड मतलब फेंक कर उसको वोट को ध्रुवीकरण करा लेगा, भ्रमित कर लेगा। एक तो मुसलमानों में भय पैदा करना, दूसरा दलितों के अंदर आरक्षण का और संविधान का डर दिखाना। इस बार भी आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव मॉडल को अपनाया जाएगा। उपचुनाव में जो फैक्टर योगी के साथ हैं, वो हैं इंडी के झूठे दावों का सच सामने आना। उपचुनाव में न संविधान वाला नैरेटिव चलेगा, न आरक्षण वाली कहानी चलेगी। मुद्दे लोकल होंगे, नाम योगी का होगा, बात यूपी की होगी। और एक बात सबको पता है, योगी कप्तान है, इसलिए यूपी कंट्रोल में है।